हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत आज से हम शुरू कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 2, जो कि है परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, आपको फिर से याद दिला दूं, हम इस सीरीज में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को। और आप जानते ही एनसीईआरटी कितनी अधिक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके स्टेट्स में कुछ दूसरी रेफरेंस बुक भी चलती हो, लेकिन ध्यान दीजिए वह केवल रेफरेंस बुक है। आपके स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जिस बुक को रिकमेंड किया गया है वो हमारी एनसीईआरटी है। और यदि आपने एनसीईआरटी एक बार अच्छे से तैयार कर ली तो आप समझ लीजिए कि आप अपने होम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आप यदि बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इनके अलावा यदि आप नेशनल लेवल पे जितनी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं नीट के एग्जाम्स जो हैं, या जेईई का एग्जाम है, या आईआईटी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उन सब में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के सिलेबस को ही या एनसीईआरटी के जो हमारी बुक्स में जितना भी कंटेंट है उसी को फॉलो किया जाता है। और यदि आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और एनसीईआरटी आपको अच्छे से आ गई तो आप देखेंगे आपकी जो रेफरेंस बुकें हैं वो भी आपको काफी आसान लगेगी, क्योंकि इसका लेवल, मैं ये मानता हूं इसका लेवल जो है, जो हमारी जर्नल जो बुक्स चलती है 11th और 12th के लिए जो रेफरेंस बुक है उनसे काफी अप है। तो मुझे लगता है ये तो जानकारी हम बाद में भी बात शेयर कर सकते हैं, आगे बात करेंगे। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है परमाणु की संरचना। तो शुरू करते हैं इसे। हमारे जो परमाणु की संरचना में पहला शब्द जब हम कहते हैं कि परमाणु, तो देखते हैं ये परमाणु शब्द क्या है। परमाणु, परमाणु एक ग्रीक शब्द, जिसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं परमाणु को एटम, ये एटम्यू से रिलेटेड होता है, यानी कि एक ग्रीक शब्द था एटम्यू, और इस शब्द से परमाणु शब्द की यानी कि एटम शब्द की उत्पत्ति हुई। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अविभाज्य, अविभाज्य। अब बात आती है वर्तमान समय पर, तो हम जानते हैं कि परमाणु विभाज्य है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। लेकिन प्रारंभ में जब हम कहें लगभग 450-500 ईस्वी के लगभग, या 800, 900 या 1400, 1500 ईस्वी के लगभग तक यही माना जाता था कि जो कोई भी पदार्थ है वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है। चाहे वो यूनानी दार्शनिक हो, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हो, उन सब ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और उन सबसे छोटे कणों को उन्होंने नाम दिया था, क्या दिया था? परमाणु। और ग्रीक वर्ड में इसको कहा था एटम्यू, एटम्यू यानी कि जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। तो प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह समझा कि जो परमाणु है वह अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वह तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह पदार्थ की, द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। और इसी संबंध में हमने चैप्टर 1 में काफी फेमस एक सिद्धांत पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ा था हमने? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल। डाल्टन एटॉमिक प्रिंसिपल या डाल्टन की परमाणु सिद्धांत, इसका क्या सिद्धांत था? हमने वहां पर पढ़ा था कि डाल्टन कहते थे कि पहला उनका स्टेटमेंट यह था कि परमाणु अविभाज्य है। पहला क्या था? उन्होंने सिद्धांत दिया था कि परमाणु अविभाज्य है। जैसे कि हमने देखा कि इसके वर्ड की डेफिनेशन में भी यह बात आती है। सेकंड, इन्होंने, आपको ध्यान हो तो हमने बताया था, इन्होंने कहा डाल्टन ने कि अलग अलग तत्व अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और एक पदार्थ के, एक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे तत्व के परमाणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वह सब आपस में बिल्कुल समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये हम कहते हैं कुछ हद तक ये बातें सही थी उस समय के हिसाब से। बाद में तो हमने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का बाद में धीरे धीरे खंडन हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था क्या, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक क्या रहा,
हम कह सकते हैं फेम में रहा और काफी अच्छा मार्गदर्शन करता रहा वैज्ञानिकों का। तो पहला था परमाणु अविभाज्य है। दूसरा हमने कहा डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है और एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जबकि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, गुण धर्मों में समान होते हैं। तीसरी बात इन्होंने यह कही थी इनके स्टेटमेंट में कि अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयुक्त होकर के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के क्या करते हैं, नए तत्वों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होता है वही योगदान करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणुओं का केवल क्या होता है, हम कह सकते हैं कि केवल उनकी जो कनेक्शंस होता है दूसरे परमाणु के साथ, केवल वह संरचना थोड़ी सी बदलती है, परमाणु के मूल स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो यह था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन ने तो यह थ्योरी दे दी थी, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमारे विज्ञान में विकास होता चले गया, तो बाद में यह बात समझ में आई कि डाल्टन ने जितने परमाणु सिद्धांत दिए थे वो बाद में क्या हो गए, खंडित हो गए। उनके पहले सिद्धांत पे हम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे, जो कि कहते थे कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु विभाजित नहीं है। तो यहीं से हम अपने इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। बाकी चीजों का खंडन हम आप देखिए बता चुके हैं आपको। वहां पर हमने बता दिया था कि उसने कहा था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते, तो वहां हमने बात करी थी समस्थानिकों की, कि समस्थानिक में एक ही तत्व के भी एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं टाइप्स के। तो वो चर्चाएं बाद में करेंगे। फिलहाल हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं, परमाणु अविभाज्य है। और यहीं पर हम शुरुआत करते हैं हमारे एनसीईआरटी के पहला टॉपिक अवपरमाणिक कण 2.1 है एनसीईआरटी का, अवपरमाणविक कण, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, अवपरमाणविक कण क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल या अपरमाणु कण हम जानते हैं, वर्तमान समय में तो हम अच्छे से जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमाणु को उससे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु भी कुछ मूल कणों से मिलकर के बना है। कौन कौन से मूल कण हैं आप जानते हैं, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीन कणों से मिलकर के बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमाणु केवल इन्हीं तीन कणों से मिलकर के बना हो। जब परमाणु हम कह सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में कुछ उसमें चेंजेस आते हैं, तो उससे कुछ नए कण उत्सर्जित होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। इस तरीके कण भी क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। लेकिन ये जिन कणों की हमने बात करी, ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये जो कण है ये होते हैं हमारे अस्थाई, अस्थाई कण। ये हमारे परमानेंट कण नहीं है परमाणु के अंदर स्थित। तो आखिर कौन से कण परमानेंट है? वह हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो हमारे तीन कण हैं ये हमारे होते हैं स्थायी कण, स्थायी कण। तो हमें यह बात पता चल गई कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसको भी विभाजित किया जा सकता है। वह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और जिन कणों से मिलकर के परमाणु की संरचना बनती है, परमाणु का निर्माण होता है, उनको हम उसके मौलिक कण कहते हैं या मूल कण कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो कि स्थायी कण जिन्हें हम कह रहे हैं, यही इसके क्या होते हैं, मूल कण भी होते हैं। तो यहां पर हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, क्योंकि यहां पर हम इन्हीं तीनों पर चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। तो चर्चा करने से पहले हम इनकी आपको एक सामान्य सी प्रॉपर्टीज यहां पर ही क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे जो आवेश होता है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इसके यदि द्रव्यमान की बात करी जाए तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 kg। और यह कैसा एक कण है? यह एक ऋण आवेशित कण है, ऋणावेशित
ऋणावेशित कण। दूसरी हम बात करें प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन है वह धनावेशित कण है, धनावेशित कण है। और प्रोटॉन पे जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन में जो धनात्मक होता है इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से, और इसका जो आवेश होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके बराबर होता है। इसके बाद यदि हम तीसरे कण की बात करें, तीसरा कण जो हमारा होता है न्यूट्रॉन, ये हमारा होता है उदासीन कण, उदासीन कण होता है, यानी कि न तो ये ऋणावेशित होता है न ही ये धनावेशित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है mp, वह लगभग बराबर होता है किसके, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। इन दोनों का द्रव्यमान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में जो हमारी एडवांस थ्योरी है उससे हमारे यह रिजल्ट निकल के आते हैं। शुरुआत कहां से हुई थी, डाल्टन के परमाणुवाद से शुरुआत हुई थी, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इतने सारे हैं जिनमें स्थायी जो कण है वो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन की किस प्रकार से खोज हुई, प्रोटॉन की किस प्रकार से खोज हुई, न्यूट्रॉन की किस प्रकार से खोज हुई, और इन्हीं पे हम अपनी चर्चा को क्या रखेंगे, केंद्रित रखेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने यह तो जान लिया कि जो हमारा परमाणु होता है वह अविभाज्य नहीं है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। लेकिन उन कणों की खोज कैसे हुई, अब हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट ले रहे हैं एनसीईआरटी का 2.1.1 जो कि है इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ एटम। आखिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि बाद में। आप कह सकते हैं लगभग 1850 ईस्वी के बाद। कितने की बात कर रहे हैं हम? लगभग 1850 ईस्वी के बाद। ईस्वी के बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिनके बीच हम कह सकते हैं एक प्रकार की चल पड़ा कि वो विसर्जन नलिका के द्वारा प्रयोग करने लग गए गैसों का अध्ययन करने के लिए। अब इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक थे जूलियस प्लकर, दूसरे थे हम कह सकते हैं पेरिन, इसके अलावा विलियम क्रुक्स, इस प्रकार के साइंटिस्ट थे। तो जब इन साइंटिस्टों ने विसर्जन नलिका लेकर के उसमें गैसों का अध्ययन करने लग गए, तो उसी दौरान एक और साइंटिस्ट थे जिसको हम कहते हैं जे.जे. टॉमसन। जे.जे. टॉमसन ने भी कहा कि हम भी क्या करते हैं, विसर्जन नलिका पर एक्सपेरिमेंट करते हैं गैसों का अध्ययन करने के लिए। तो जे.जे. टॉमसन ने भी विसर्जन नलिका पर अपना प्रयोग शुरू किया। जे.जे. टॉमसन ने जो प्रयोग किया उसके निष्कर्ष हम कह सकते हैं काफी अधिक महत्वपूर्ण थे, और वहीं से हमारे को क्या मिली थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वहां पर। तो समझते हैं जे.जे. टॉमसन ने कैसे, किस प्रकार से इसकी खोज करी थी। जो जे.जे. टॉमसन ने जो करा था, जे.जे. टॉमसन जे.जे. टॉमसन ने जो करा था प्रयोग, वह करा था लगभग 1896-97 के लगभग। और क्या था इनका प्रयोग, इसे भी समझ लीजिए। इन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। अब देखिए विसर्जन नलिका क्या होती है। हमने इस प्रकार से एक कांच की ट्यूब बनाई, ये इस प्रकार से एक कांच की ट्यूब बनाई। इस कांच की ट्यूब में आप कह सकते हैं यहां से हम एक पंप लगा देते हैं। ये हमने एक पंप लगा दिया, इसे लिखते हैं पंप। इस पंप का काम क्या होता था कि इस कांच की नली के भीतर से हम गैस को क्या कर सकते थे, खींच सकते थे बाहर। यानी कि इसके अंदर हम चाहें तो निर्वात उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन उस समय निर्वात उत्पन्न नहीं किया गया। केवल यहां से क्या करा गया, गैसों को खींच करके इसके भीतर के दाब को कम कर दिया गया। तो भीतर का जो दाब था वो कितना था, हम लिख लेते हैं। दाब जो था कम करके लगभग 10⁻³ के लगभग क्या कर दिया गया, दाब कर दिया गया। तो इतना हमने दाब कर दिया। अब विसर्जन नलिका में होते हैं 2 इलेक्ट्रोड। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोड होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड और कुछ नहीं, धातु की बस प्लेट होती है। क्या कहा हमने,
इलेक्ट्रोड का अर्थ क्या है? धातु की प्लेट, लिख भी देते हैं इलेक्ट्रोड, यानी कि जिसे हम कहते हैं धातु की प्लेट। और ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक को हम कह देते हैं एनोड और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। अब एनोड और कैथोड किस प्लेट को कहेंगे? ये चाहे दोनों प्लेटें सेम एक ही धातु की बनी हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, या अलग अलग धातुओं की हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। एनोड का मतलब यह है कि जो हमारी बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा जो प्लेट, उसे कहेंगे एनोड, और जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी प्लेट, उसे हम कहेंगे कैथोड। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस जो हमारी विसर्जन नलिका थी, इसके भीतर इधर की ओर हमने क्या कर दिया? एक कैथोड बना दिया, और इधर की ओर हमने क्या कर दिया? एक एनोड बना दिया। और इन दोनों के बीच में क्या लगा दी? एक उच्च वोल्टता की बैटरी लगा दी, उच्च वोल्टता की बैटरी जोड़ दी हमने। और उस बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी? उस बैटरी की उच्च वोल्टता की बैटरी हमने यहां पर जोड़ दी, और इसको हम चाहें तो यहां पर निशान भी बना सकते हैं इसका। बैटरी कैसे होगी? ये सिरा ऋण है, कैथोड है, तो यहां पर ऋण से जुड़ेगा, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन। ऐसे ही हम आगे जोड़ते चले जाएं तो यहां पर ऋण धन, धन। तो ये सिरा ऋणात्मक है, इसलिए ये वाला सिरा क्या हो गया? ये हमारा होगा कैथोड। और ये वाला धन सिरा है, तो धन सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा उसे हम कहेंगे एनोड। तो मुझे लग रहा है कैथोड एनोड बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमने कैथोड और एनोड बना करके यहां पर क्या कर दिया? इस जो नलिका थी, इसके भीतर यहां पंप से अंदर की हवा को खींच करके वहां का दाब क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे जैसे आप इसके अंदर की हवा को बाहर खींचेंगे, स्वतः ही क्या होगा? दाब कम होता चले जाएगा। अब ये कर दिया। और वोल्टेज कितनी लगाई? जब हम कहते हैं उच्च वोल्टेज की बैटरी लगाई, तो उच्च वोल्टता इन्होंने लगाई 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट के बीच में इन्होंने क्या कर दी? वोल्टेज अप्लाई करी। अब इस वोल्टेज को अप्लाई करने से क्या हुआ ये समझिए। जब इस वोल्टेज को अप्लाई करा तो जे टॉमसन ने यह देखा कि यहां से कुछ अदृश्य किरणें एनोड की तरफ चल रही हैं। अब बात यह आती है कि आखिर अदृश्य किरणें हैं तो कैसे एनोड पर पहुंची, या फिर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जे टॉमसन को यह पता चला कि इस विसर्जन नलिका के भीतर जो किरणें हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। या हम कह सकते हैं कि इनके बीच में विद्युत कैसे प्रवाहित हो रही है, ये क्या हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी खोज जे टॉमसन करना चाह रहे थे। क्योंकि उन्होंने देखा जब इस परिपथ को पूर्ण किया गया तो परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। अब आप खुद ही सोचिए कि यदि हम कोई दो धातु के तार लें और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और उन तारों को एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रख दें, तो हम देखते हैं कि बीच से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। करने का सीधा तरीका क्या है? आप किसी एक सर्किट लीजिए और सर्किट में एक यदि धारा मापी लगा दीजिए। यहां पर हमने एक धारा मापी लगा दिया, मान लेते हैं एक अमीटर लगा दिया, तो अमीटर में धारा तभी प्रभावित होगी यदि इस परिपथ में धारा बहेगी, तो अमीटर की सुई तभी हिलेगी, अन्यथा हिलने वाली नहीं है। तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके से जे टॉमसन ने यह देखा कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अर्थ यह है कि कैथोड और एनोड के बीच में कुछ धारा का प्रवाह हो रहा है। और उन्होंने यह बात महसूस करी कि कैथोड से एक जो अदृश्य किरण थी वो कहां जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। अब बात आती है कि आखिर उनको ऐसा कैसे पता चला कि ये किरणें एनोड की तरफ ही जा रही थी। उन्होंने एनोड में क्या करा, इधर पीछे की ओर एक लेप कर दिया। यहां पर क्या करा उन्होंने? एक लेप लगा दिया, इस प्रकार से लेप कर दिया। और मान लेते हैं यहां पर हमने एक छोटा सा छिद्र कर दिया, एनोड पे छिद्र कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर छिद्र था, एनोड की जिस जगह पर छिद्र था, यहां पीछे की ओर एक चमकीले बिंदु बन रहे थे। क्या बन रहे थे? चमकीले बिंदु बन रहे थे। अब ये चमकीले बिंदु क्यों बन रहे थे? क्योंकि यहां से जो किरणें जा रही थी वो एनोड के इस छिद्र से अंदर की ओर गई, और पीछे की ओर जो हमने लेप लगा रखा था। अब आप कहेंगे सर ये लेप कौन सा था? तो ये हमारा जो लेप था ये हमारा था जिंक सल्फाइड का, ZnS का लेप कह सकते हैं हम इसे,
जिंक सल्फाइड का लेप लगाया, और जिंक सल्फाइड की खास बात क्या है कि जब इस पर कोई किरण टकराती है तो ये एक प्रदीप्त उत्पन्न करती है, एक चमक उत्पन्न करती है। और उसी चमक को क्या करा जे थॉमसन ने अपने प्रयोग के दौरान देखा। उससे उनको यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि कैथोड से एक अदृश्य किरणें एनोड की तरफ जा रही हैं, और इन किरणों को इन्होंने जो नाम दिया वो दिया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया? कैथोड किरणें। तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इधर से क्या गई, यहां से इस प्रकार से किरणें चली गई, छोटे छोटे कणों के रूप में गई है किरणें। तो क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? निष्कर्ष क्या निकले प्रयोग से? कैथोड से अदृश्य किरणें एनोड की तरफ चलती हैं, एनोड की तरफ चलती हैं, जो प्रदीप्त उत्पन्न करती है, प्रदीप्त उत्पन्न करती है, यानी कि जिंक सल्फाइड के लेप पे जब ये टकराती है तो ये चमक उत्पन्न कर रही है। ये बात समझ में आ गई। तो अब इन्होंने कहा ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये कैथोड किरणें थी। अब इन कैथोड किरणों के हम गुणधर्म पता करने चाह रहे हैं। तो गुणधर्म कैसे पता करें इन्होंने? अब जैसे ये जो हम है इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, तो इसको इसके मूल चित्र में ही परिवर्तित कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब इनके गुणधर्मों को कैसे पता किया गया? सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इन किरणों के सामने कोई आप कह सकते हैं एक क्रॉस रख दिया। मान लेते हैं इन्होंने क्या करा, एक क्रॉस रख दिया। क्रॉस मतलब इस प्रकार से एक क्रॉस बना दिया। जब ऐसा क्रॉस बनाया तो सामने, अब हम इस चीज को हटा रहे हैं, इसको ऐसे लगा रहे हैं, तो सामने एनोड पर क्या बन गई, एक छाया बन गई। और हम जानते हैं छाया जैसे हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है, तो यदि उसके सामने यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके पीछे वो क्या करता है, छाया बनाता है। तो जब इन किरणों ने भी बीच में वस्तु रखने पर उसकी छाया बनाई तो इससे हमें पता चला यह किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला दूसरा, यह किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या करा, यह हटा दिया हमने। अब इन्होंने क्या करा, एक वैद्युत क्षेत्र लगाया। वैद्युत क्षेत्र लगाने का अर्थ है कि ऊपर की ओर यहां पर हमने क्या कर दिया, ऋणावेश लगा दिया, और यहां पर हमने क्या करा, धनावेश लगाया। तो हम देखते हैं यह किरणें इस प्रकार से गति कर गई, ये मुड़ गई इधर की ओर, धनावेश की तरफ मुड़ गई ये किरणें। तो इससे यह बात का पता चला कि यह जो किरणें हैं, क्योंकि ये धनावेश की तरफ मुड़ रही हैं, इसका अर्थ है कि यह किरणें ऋणावेशित हैं। तो लिखते हैं यह किरणें, तीसरा है हमारा, यह किरणें ऋणावेशित होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। यह भी समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करा, इन किरणों के मार्ग में एक हल्का सा एक पहिया रख दिया। हल्के पहिए का अर्थ यह है कि जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो, ऐसा एक पहिया रख दिया हमने यहां पर। तो इस प्रकार से एक पहिया रख दिया। तो अब देखा कि जब इनके रास्ते में हल्का सा पहिया रखा तो यह पहिया घूमने लग गया। अब पहिया कैसे घूमा, आप जानते हैं फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि यदि कोई कण चलता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक संवेग होता है, और यदि वो किसी वस्तु से टकराए तो वो क्या होती है, वस्तु यदि घूमने लग जाए तो इसका अर्थ है कि उसको ऊर्जा प्राप्त हो गई कण के टकराने से। अब यदि ये केवल होती ऊर्जाएं प्योर रूप में, जैसे हम कहते हैं अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, अगर वो केवल मूल रूप से ऊर्जा ही है तो उसमें संवेग नहीं होगा और वह इस पहिए को घुमाने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पहिया घूम रहा है तो इसका अर्थ है कि यह ऊर्जा मिल रही होगी कणों के द्वारा। इसका अर्थ है कि यह जो किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। तो हमें क्या पता चलता है, चौथा, इन किरणों के मार्ग में हल्का पहिया रखने पर
वह घूमने लगता है अर्थात यह किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा, यदि हम इन किरणों के मार्ग में यदि कुछ पतली सी पन्नी रख दें, पतली सी, तो ये किरणें क्या होती हैं, उसको भेद करके पार चली जाती हैं। इसका मतलब इनमें कुछ भेदन क्षमता भी है। इसके अलावा यदि इनके किरणों के मार्ग में कोई एक अवरोध रख लिया जाए पतला, तो हम देखते हैं वह भी कुछ समय बाद वो हल्के अंदर उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आने लग जाते हैं उसमें, यानी कि वो थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है। वो क्यों होता होगा? क्योंकि ये कण जब लगातार किसी चीज से टकराएंगे तो उसमें क्या हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही हम कह सकते हैं इन किरणों में के सामने यदि एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाए। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती थी? पुराने समय पर फोटो को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आजकल तो सारे डिजिटल कैमरे चल रहे हैं, आपने फोटो खींची, कंप्यूटर में लगाया, देखा, प्रिंट आउट निकाल दिया। पुराने समय में फिल्में चला करती थी जिसको हम कैमरों के अंदर डाला करते थे, तो उसको डेवलप करने का एक तरीका था, उसमें हम यूज करते थे फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट यदि यहां पर रखी जाए तो वो क्या होती थी, प्रभावित हो जाती है उससे। तो इन सब बातों से हमारे जो निष्कर्ष निकले वो मूल रूप से ये निकले कि अदृश्य किरणें चलती हैं, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, यह सीधी रेखा में चलती हैं। यदि इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये धन की तरफ मुड़ जाती है। इसका मतलब यह किरणें क्या है, ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। साथ ही हम ये कहते हैं कि यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर भी क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। तो मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, विक्षेपित हो जाती हैं। तो यह सब हमारी क्या है, कैथोड किरणों के गुण हैं। तो इन सब बातों के अलावा हमको कुल मिलाकर के पता चल गया कि ये जो किरणें जा रही हैं, इन किरणों को क्या नाम दिया, कैथोड किरणें। मेन बातें अब लिख लेते हैं। किरणों का नाम क्या है, कैथोड किरणें। ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अब ये कण क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। और एक साइंटिस्ट थे स्टोनी ने इन कणों को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे टॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन किसने नाम दिया इसका नाम दिया स्टोनी ने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये एक्सपेरिमेंट कैथोड किरणों के या इलेक्ट्रॉन के सभी गुणों को हम कह सकते हैं प्रदर्शित करता है। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम जानेंगे कि आखिर जे टॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान M, इन दोनों का अनुपात को ज्ञात किया। तो अभी हमने जे थॉमसन द्वारा किए गए प्रयोगों पर चर्चा करी। वहां पर एक बात और थी जो हम वहां आपको बताना छूट गई, कि वहां पर यह थी कि जब हम कैथोड के जो हम क्या जानते हैं, जो कैथोड और एनोड होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो अलग अलग धातुओं से बना दिए जाते हैं। तो यदि कैथोड के जो धातु थी, जब उसको बदल करके भी हमने देखा, तो हमने देखा जो कैथोड किरणें निकल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन थे, उनके गुणों पर, उनकी जो प्रवृत्ति थी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो वहां से जे थॉमसन ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी आपका मटेरियल हो, कोई भी तत्व हो, उसमें से ये जो निकलने वाला कण है, यह उसका मौलिक कण है। यह मौलिक कण का अर्थ है कि यह परिवर्तित नहीं हो रहा, यह धातु पे डिपेंड नहीं करता, यह उस तत्व पे डिपेंड नहीं करता, यह सबके लिए क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। और हम वर्तमान परिस्थितियों में जानते ही हैं कि तत्व कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन सबके लिए क्या होता है, एक जैसा होता है। तो अब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान अनुपात निकाला, वो कैसे निकाला। उन्होंने फिर से, हम यहां पर वो प्रयोग बना रहे हैं, हमने इस प्रकार से वो नलिका बनाई जिसे हम विसर्जन नलिका कहते हैं। इस प्रकार से ये नलिका यहीं तक बना रहे हैं फिलहाल। फिर इसके बाद इसको इस प्रकार से बढ़ा दिया हमने। यहां पर अब की बार हमने क्या करा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया
कैथोड, कैथोड। और इससे कुछ दूरी पर यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने रख दिया एनोड। तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं से ये हमारा क्या हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, यह है एनोड। यहां पर लिख लेते हैं एनोड, ये है, ये एनोड है, ये कैथोड और ये वाला हमारा क्या है, एनोड। और इनके बीच में हमने एक उच्च वोल्टता की बैटरी लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सिरा। उच्च वोल्टता की बैटरी ये हमने यहां पर लगा दी। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या परिवर्तन किए। इसमें हमने फिलहाल कैथोड और एनोड को तो वैसे ही रखा, एनोड के बीच से क्या करा हुआ है, एक छिद्र करा हुआ है। जब एनोड के बीच से छिद्र करेंगे, इस सर्किट को ऑन करेंगे, तो यहां से कैथोड किरणें निकलेंगी और इस छिद्र से आगे की तरफ जाएंगी। अब कैथोड किरणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करा गया कि ये जो हमारा यहां पर ये स्क्रीन थी, पर्दा था, इस पर हमने कोई स्फुरदीप्ति पदार्थ जिसे हम कहते हैं जैसे जिंक सल्फाइड, उसका लेप लगा दिया। तो क्या करा हमने यहां पर, इस जगह पर, यहां पर स्फुरदीप्ति पदार्थ यानी कि जिंक सल्फाइड कह लीजिए का लेप, यहां पर लेप लगा दिया हमने। अब इस लेप लगाने से क्या होगा, हमने जब यहां से चढ़े, जो कैथोड किरणें चली, जो जिसको हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है, जब वो चली तो ठीक इसके सेंटर पर यहां पर क्या हुई, चमक उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, यहां पर ठीक सेंटर में चल करके यहां पर क्या हुई, चमक उत्पन्न हो गई। यहां पर एकदम चमकीला बिंदु बन गया। अब हमने क्या करा, एक बार यहां पर हमने लगाया वैद्युत क्षेत्र। तो क्या लगा दिया, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए ये वाला सिरा हमने क्या कर दिया, धनावेशित, और ये वाला सिरा क्या कर दिया, ऋणावेशित। जब यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र लगाया तो हम देखते हैं ये जो किरण थी, ये किरण जो पहले कैसी चल रही थी, सीधी चल रही थी, बिल्कुल सेंटर में थी। अब वैद्युत क्षेत्र लगाने पर ये क्या होगी, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, इस तरीके से चलेगी। आप समझ सकते हैं ये क्यों गई होगी, क्योंकि ऋण आवेश ने ये कण जो इलेक्ट्रॉन है उनसे मिलकर के बनी हुई ये कण, जो किरण है, ये कैथोड किरणें। तो ये ऋणावेशित जो था, ऋण सिरा जो था वैद्युत क्षेत्र का, उसने कणों को प्रतिकर्षित किया, ये ऊपर की ओर गए, और धन सिरे ने क्या करा, उन्हें आकर्षित किया, इसलिए ये कण यहां पर पहुंच गए। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, ये मान लेते हैं ए बिंदु है। तो ए कब मिला, वैद्युत क्षेत्र लगाने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया। अब हमने दूसरी बार में क्या करा, वैद्युत क्षेत्र हटा दिया। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगाया कि जो हमारा ये वाला सिरा है, बोर्ड से आपकी तरफ का जो सिरा है, यहां पर हमने लगा दिया नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और बोर्ड के भीतर की ओर हमने क्या लगा दिया, नॉर्थ पोल। यानी कि इधर की ओर हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव था और इधर की ओर क्या था, दक्षिणी ध्रुव। इसका अर्थ यह है कि अब हमने इन किरणों के दोनों सिरों पर क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। और जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो अब की बार ये किरण इस नीचे की दिशा में चली गई, यहां पर गई और किस एक नए बिंदु पर टकराई, जिसे हम क्या कहते थे, बी बिंदु। तो बी पर कब टकराई, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर बी पर टकरा गए। अब यदि हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एडजस्ट करें, थोड़ा समायोजित करें, एक को कम एक को ज्यादा, एक को कम एक को ज्यादा, ऐसे एडजस्टमेंट करते चले जाएं, तो एक निश्चित स्थिति पर आकर के ये जो किरण थी ये ठीक इस बिंदु पर ही टकराई, यानी कि मध्य बिंदु जिसे हम सी बिंदु कह रहे हैं, इस बिंदु पर आकर के ये किरण क्या होती है, टकराती है। और जब इस स्थिति में टकराती है तो जब हमने इन दोनों का जो एडजस्टमेंट किया, उस एडजस्टमेंट से हम इलेक्ट्रॉन कण के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन कण का जो आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में हमने एक अनुपात ज्ञात करा। किसने, जे थॉमसन ने। तो जो E/m था, इसका जो मान निकल के आया वो लगभग हमारा निकल के आया 1.7 मल्टीप्लाइड 10⁻11, और साथ में हमारा आ गया, क्योंकि E/m है तो कूलाम पर
केजी। ये क्या थी? कैथोड किडनी थी। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाला। तो यहां से ये काफी एक अधिक इंपॉर्टेंट चीज हमें ज्ञात हुई कि जो इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का जो अनुपात था वो लगभग 1.7 गुणा 10⁻11 कूलाम्ब पर केजी था। ये हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया जे थॉमसन ने। अब हम आगे समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से, ये तो हमें केवल रेशियो ही पता चला है ना, E/m का, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। लेकिन वैज्ञानिक चाहते थे कि हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सही सही ज्ञात हो, ठीक ठीक ज्ञात हो। तो इसके लिए एक और साइंटिस्ट थे, लगभग 1906 के लगभग 1906 से 1907-8-9 के लगभग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को उन्होंने ज्ञात करा, और वह साइंटिस्ट थे मिलिकन। मिलिकन के इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसे कहते हैं मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला हमारा क्या आता है? अब हम समझते हैं मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले तो हम इसके यहां पर आपको केवल इसका जो रिजल्ट था इसकी चर्चा कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित था कि किस प्रकार से आवेश को ज्ञात किया जाए, क्योंकि हमने यह तो ज्ञात कर लिया था जे थॉमसन ने कि E/m का जो अनुपात होता है वो इतना होता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना मान होता है आवेश का वह भी ज्ञात नहीं कर पाए थे। तो मिलिकन ने अपने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से यह ज्ञात किया कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम के बराबर होता है। बल्कि हम कहें एग्जैक्ट उन्होंने यह इतना ज्ञात नहीं किया था। उस एक्सपेरिमेंट से जो मान निकल के आया था वो लगभग E बराबर 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलाम के बराबर था। और जो हमारा इसका वास्तविक मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा निकल के आता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। तो ये किसने ज्ञात करा? ये ज्ञात करा था मिलिकन ने। किसमें? अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, यानी कि तेल बूंद प्रयोग से। और आप देखिए इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है। जो केवल एरर था वो केवल 0.6% का त्रुटि थी मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में। अदरवाइज देखा जाए तो मान बिल्कुल क्या था? एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर था। और जब मिलिकन ने यह ज्ञात कर लिया था उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं E/m का मान 1.7 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि E/m बराबर है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो यदि मुझे m की मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? E/1.6 10⁻11। E की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, और इसमें ये हमारा होता है 1.7। ये वाली चीज है 1.7 गुणा 10⁻11। तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं जो m का जो मान निकल के आया था वो आया था 9.1 10⁻−31 kg। और ग्राम में निकालेंगे तो यहां हमारा कितना निकल के आ जाएगा? m बराबर 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान था? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये भी ध्यान रखना। तो जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने क्या निकाल दिया? इस वैल्यूज को निकाल दिया, तो इसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग क्या था। प्यारे बच्चों, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि जे थॉमसन ने E/m यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को तो हमारे लिए ज्ञात कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सही सही आवेश कितना होता है और उसका सही सही द्रव्यमान कितना होता है यह हमें पता नहीं था। तो 1906 से 1907-8-9 के लगभग 1906 से 1909-10 के बीच में एक साइंटिस्ट हुए मिलिकन। उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान यह ज्ञात किया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो सकता है।
और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। इसे तेल बूंद इसलिए कहा गया क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ऑयल की, तेल की बूंदों का इस्तेमाल किया गया था। तो अब हम इसी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इसके लिए क्या किया गया, मिलिकन ने सबसे पहले एक कांच का, हम कह सकते हैं इस प्रकार से, एक जार ले लिया। इस प्रकार से एक जार लिया और इस जार में इसने दो प्लेटें लगाई। एक प्लेट हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ, ये प्लेट, और एक प्लेट इसने लगा दी नीचे। इस प्रकार से दो प्लेटें लगाई। जो इनमें प्लेटों को इसने क्या करा, यहां से हम इसको, ऊपर वाली प्लेट को हम धनावेशित और नीचे वाली प्लेट को हम क्या करा देते हैं, ऋणावेशित। यानी कि ये ऋण प्लेट है, ये ऋण प्लेट, ऋणावेशित प्लेट है, और ये हमारी धनावेशित प्लेट है। और इसको यहां से हटा करके हम, क्योंकि प्लेट ही हमने करनी है, तो यहां पर हमने इसे अटैच कर दिया। इसे भी हटा देते हैं यहां से। ये हमारी क्या होगी, ऋण प्लेट, ये ऋणावेशित प्लेट थी धन, और दोनों को क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसका धन सिरा ऋण सिरा ये जोड़ दिया। क्योंकि ये बैटरी के धन सिरे से ऊपर वाली ऋण है, ऊपर वाली धन प्लेट है, तो ऊपर वाली धन प्लेट है तो ये धन सिरे से जोड़ दी, नीचे वाले ऋण प्लेट है तो इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। काफी आसान काम है। तो ये हमने दो प्लेटें लगा दी। अब यहां पर उसने क्या करा, एक हम कह सकते हैं कि एक हम कहते हैं कणित्र स्प्रे, कणित्र स्प्रे जिसे इंग्लिश में एटमाइजर कहा जाता है। उसकी खास बात क्या होती है, उसके अंदर तेल भरा हुआ था और जब उस स्प्रे किया गया तो उससे तेल की छोटे छोटे कण निकले। और उन कणों की खास बात क्या थी कि वह, उन कणों का जो आकार था लगभग एक परमाणु के आकार का उनका साइज था। जैसे आप अपने घरों में आजकल डीओ यूज करते हैं तो आप देखते हैं उस डीओ से जो स्प्रे निकलता है उसकी एक छोटी सी बूंद को लें तो वो बहुत सूक्ष्म होती है। ठीक उसी प्रकार से ये एटमाइजर यानी कि कणित्र था। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक आप कह सकते हैं कणित्र लगा दिया, कणित्र। यानी कि स्प्रे किसका, तेल कणित्र। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ था, हम कह सकते हैं ये तेल भरा हुआ था, तेल भरा हुआ था, तो कणित्र स्प्रे था। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब इसे प्रेस करते हैं तो यहां से छोटी छोटी तेल की बूंदें इस चैम्बर के अंदर, कांच के चैम्बर के अंदर आ जाती हैं और ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से फैल जाती हैं। थोड़ा बड़ा साइज बना रहे हैं इसका। ये तेल की बूंदें यहां पर इकट्ठी हो जाती हैं। अब और क्या क्या चीजें लगाई गई, नीचे की ओर ये जो दोनों प्लेटें थी, ऊपर धन प्लेट नीचे ऋण प्लेट, इनके बीच में यहां पर इन्होंने लगा दी एक एक्सरे गन। क्या थी ये, एक्स-रे गन। ये एक्सरे गन लगा दी। और इधर की ओर इन्होंने क्या लगा दी, एक दूरबीन लगा दी। ये क्या लगा दी, एक, आप कह सकते हैं दूरबीन कह लीजिए या टेलीस्कोप कह लीजिए, दूरबीन ही लिख लेते हैं, दूरबीन लगा दी। इस दूरबीन का काम क्या था कि यहां से जो ऑयल ड्रॉप्स नीचे आ रही थी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली प्लेट थी इसके ठीक बीच में इन्होंने क्या करा, एक छोटा सा छिद्र कर दिया। ये छिद्र इस प्रकार का था कि एक क्षण पर, एक बार में केवल इन तेल की बूंदों में से केवल एक बूंद ही अंदर आ सकती थी, नीचे गिर सकती थी, एक से ज्यादा बूंदें नहीं आ सकती थी। तो इससे क्या होता, इससे यह हो रहा था कि ये जो बूंद थी, ये वाली जो बूंद ऊपर से आएगी, ये एक एक बूंद ही नीचे की ओर आएंगी। और हम क्या कर सकते थे, इस टेलीस्कोप की हेल्प से केवल एक बूंद का ही हमें क्या करना था, अध्ययन करना था। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करा, इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी थी, यहां से लेके यहां तक के प्लेटों के जो बीच की दूरी थी, ये हमारी कितनी थी, डी। और यहां पर हमने बैटरी से जो वोल्टेज लगाई वो कितनी लगाई, भी, जिसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वह वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र वो उत्पन्न हो गया क्या, ई। अब यह तो हमने इसकी संरचना बता दी। मुझे लगता है संरचना समझ में आ गई होगी कि एक ये हमारा कांच का एक चैम्बर है,
एक पूरा बॉक्स है, उसके अंदर हमने दो प्लेटें लगा दी, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट। धात्विक प्लेटें हैं जिनको बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया वो धन प्लेट होगी, जो ऋण सिरे से जुड़ी वो ऋण प्लेट होगी। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसके ऊपर की ओर हमने एक तेल कणित्र या कणित्र स्प्रे लगा दिया जिसमें तेल भरा हुआ था, और जब वो स्प्रे होता था तो तेल की छोटी छोटी बूंदें यहां पर इकट्ठी हो जाती थी। ऊपर वाली प्लेट के बीच में एक छोटा सा छिद्र था, और उस छिद्र की खास बात क्या थी कि उससे केवल एक क्षण पर केवल एक ही तेल की बूंद अंदर प्रवेश कर सकती थी इन दोनों प्लेटों के बीच में। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक तरफ हम क्या लगा देते हैं, एक्सरे गन लगा देते हैं, और दूसरी तरफ हमने क्या लगा दी, एक दूरबीन लगा दी। दूरबीन क्या करती है, इन तेल की बूंदें जो गिर रही थी इनकी गतिविधि को क्या कर रही थी, नोट कर रही थी। जबकि अब एक्सरे क्या करती है इसे भी समझ लीजिए। हमने कहा यह जो हमारा चैम्बर होगा इसके अंदर कोई ना कोई गैस तो जरूर रही होगी थोड़ी बहुत। अब उस गैस के यहां पर अंदर की ओर क्या रहे होंगे, परमाणु होंगे फैले हुए। तो इस एक्सरे गन से जब हम एक्सरे भेजते हैं तो वो एक्सरे क्या होती है, उन परमाणु से टकराती है, उस गैस के परमाणु से टकराती है। और क्योंकि एक्सरे की ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा, तो जब गैस के परमाणु से टकराएगी तो क्या करती है, गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती है। तो गैस का परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और अपना आप क्या बन जाता है, धन आयन बन जाता है। और जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये गन हम कह सकते हैं एक से अधिक परमाणुओं पर स्ट्राइक करेगी, तो यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जब तेल की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन इन तेल की बूंदों पर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। और इन तेल की बूंदों पर चिपके हुए इलेक्ट्रॉन या जो आवेश इन तेल की बूंदों पर आ जाता है, चाहे वो आयन के रूप में हो, चाहे हम कह सकते हैं किसके रूप में हो, इलेक्ट्रॉन के रूप में हो, जो भी आवेश इस पर आता है उसी आवेश को हम क्या कर देते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अब कैसे ज्ञात करना है ये समझिए। प्रारंभ में, शुरुआत में हमने क्या करा कि ये जो हमारी दोनों की दोनों प्लेटें थी, जिस पर एक पर जिसको हमने बैटरी से जोड़ा हुआ था, इस पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की। यानी कि तेल की बूंदी जब कणित्र से स्प्रे करी तो तेल की बूंदी सीधे ऊपर से नीचे गिरी एक समान वेग से। जब एक समान वेग से ऊपर की ओर से नीचे तेल की बूंदें गिरती हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि तेल की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं। जब तेल की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर जाएंगी तो आप ध्यान रखिए ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम कहें कि यहां पर लिख रहे हैं, जैसे एक हम द्रव ले लें और इस द्रव पर यदि मैं कोई एक धातु की गोली छोड़ूं, क्या छोड़ दिया मैंने, धातु की गोली, एक लोहे की गोली, तो ये इस पर पहले तेजी से नीचे आता है और एक निश्चित दूरी पर चलने के बाद इसका वेग नियत हो जाता है इस गोली का, क्योंकि इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल कार्य करता है mg बल नीचे की ओर इस गोली पर, और एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं शान्य बल, और शान्य बल काम करता है ऊपर की ओर, यानी कि F, इसे कहते हैं विस्कस फोर्स। तो दो बल कार्य कर रहे हैं, Fv जिसका मान होता है 6 पाई ईटा आर v, और नीचे की ओर जो बल कार्य कर रहा है F, वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो प्रारंभ में तो mg का मान होता है ज्यादा और Fv का मान होता है कम, तो ये गोली ऊपर से तेजी से नीचे की ओर आती है। लेकिन धीरे धीरे इस गोली का वेग कम होता है, और जब ये Fv F के बराबर हो जाए, Fv बराबर हो जाए F के बराबर, तब हम कहते हैं कि ये जो वेग होता है, इस गोली का जो वेग होता है, उस वेग को हम प्रदर्शित करते हैं vt से। कौन से वेग से, vt से। और इस vt वेग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीमांत वेग, सीमांत वेग, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इस वेग में कोई त्वरण नहीं होता। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हमने कोई क्षेत्र नहीं लगाया तो उस समय क्या हुआ, ये vt सीमांत वेग से ये तेल की बूंदें यहां पर गिरी। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो कोई द्रव है ही नहीं। अरे भाई, जो गैस है वह भी अपने आप में एक तरल की भांति ही व्यवहार करती है, और ये जो तेल की बूंद है वो अपने आप में एक धातु के गोले की भांति व्यवहार कर रही है। तो इसका मतलब है कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो ऊपर से पहले थोड़ी तेजी से चलेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका वेग नियत हो जाएगा। इसका वेग किसके बराबर हो जाएगा, vt सीमांत वेग के बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पहली स्थिति में हमने ये करा। अब आगे समझिए, फिर हमने एक सेकेंड स्टेप पे क्या करा, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या लगा दिया, हमने कहा एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। यानी कि यहां से हमने जो बैटरी थी इसके तार को कनेक्ट कर दिया। तो ये सिरा क्या हो गया, प्लेट धनात्मक, ये वाली सिरा क्या हो गया, ऋणात्मक। तो एक वैद्युत क्षेत्र लग गया ऊपर से नीचे की ओर। अब इन बूंदों पर कैसा था, इलेक्ट्रॉन चिपके हुए थे, तो इन पर कैसा बल लग रहा होगा, इन पर
क्योंकि ऋणावेशित हैं तो नीचे वाली प्लेट ऋणावेशित है, इन पर ऊपर बल लगा रही है, तो इन पर एक बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है। कौन सा बल है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल ऊपर की तरफ। और एक दूसरा बल लग रहा है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये Fg, ये लगता है नीचे की तरफ। अब यदि हम क्या करें, इन दोनों बलों को संतुलित करने की कोशिश करें, यानी कि Fe का मान बढ़ाते चले जाएं। हम देख रहे हैं तेल की बूंद नीचे ही गिर रही है, तो Fe का मान बढ़ाते चले जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे बढ़ेगा, ये जो वोल्टेज है इसके मान को बढ़ा दें तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला, इस बूंद पर ऊपर की ओर लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये तेल की बूंद बीच में खड़ी हो जाएगी। जब ये खड़ी होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल जो इस पे लग रहा था वो बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के, यानी कि तेल बूंद की स्थिरता की स्थिति में, स्थिरता मतलब रुकी हुई स्थिति में, Fe बराबर किसके होगा, Fg के। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, Q इंटू E के बराबर होती है, और Fg का मान किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। अब हम जानते हैं चूंकि ये हमारा E और V में रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D के, जहां D क्या इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, तो E की वैल्यू यहां रख लू मैं, Q बराबर V अपॉन D, और साथ में क्या आ गया mg के, तो सॉरी ये इंटू है। तो यहां से हम चाहें तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू हमको यदि पता चल जाए तो q की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां से q का फार्मूला निकालें, q बराबर हो जाएगा mg, d की यहां पर गुणा हो गई बटे नीचे क्या आ गया v। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। हमें q का मान पता करना है, यानी कि बूंद पर आवेश, ये समझिए। m क्या है, इस बूंद का द्रव्यमान, ये हमें पता नहीं है। g गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, हमें पता है। d घनत्व, सॉरी d इनके बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये तो हमें पता ही होगी। v वोल्टेज, कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये भी हमें पता है। तो यदि m का मान पता चल जाए कहीं से तो हमें q का मान पता चल जाएगा। तो अब m का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये समझ लीजिए। m का मान ज्ञात करने का सीधा सीधा तरीका है कि हम जानते हैं, क्योंकि ये तेल की बूंद का आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा, और हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जिस तेल को हम यूज कर रहे हैं, जिस तेल की ये बूंद बनी हुई है, उसका घनत्व तो हमें पता ही होगा। तो हम लिखते हैं, चूंकि घनत्व को यदि रो से प्रदर्शित करूं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मुझे m का मान पता करना है, m बराबर हमारा हो जाएगा सीधे, यह आ जाएगा रो इंटू वी के बराबर आ जाएगा। अब रो वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रो की वैल्यू तो रो ही होगी, और वी का मान क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधे पता चल गया m बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये मान हमें पता चल गया। तो यदि आपको q का मान निकालना है तो आपको m चाहिए, और आपको m का मान निकालना है तो आपको चाहिए है r, क्योंकि घनत्व तो आपको पता होगा, घनत्व जिस तेल को यूज करो उसका घनत्व पता होगा। तो अब चैलेंज क्या है हमारे पास कि r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब r को कैसे ज्ञात करेंगे यह भी समझ लीजिए। r को ज्ञात करने के लिए दोबारा से हम अपने इन्हीं बेसिक थ्योरी पे चले जाते हैं। हम कहते हैं कि संतुलन की स्थिति में जब इस बूंद का, इस गोले का वेग सीमांत वेग vt के बराबर होगा, तो इस पर जो दो बल कार्य कर रहे थे, Fv ऊपर की ओर और mg नीचे की ओर, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं, थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं। तो हमने कहा क्या होगा, जब Fv बराबर किसके होगा, Fg के, इन वाली स्थिति के लिए कह रहे हैं, ऊपर वाले के, Fv बराबर mg। तो Fv का मान होता है, हमने कहा किसके बराबर, 6 पाई ईटा आर भी इसके बराबर। तो लिखेंगे 6 पाई ईटा आर, आर हमने क्या लिया है, यहाँ कैपिटल लिया है तो यहां भी आर को कैपिटल लेंगे, आर, और साथ में क्या आ जाएगा वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर, mg के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है r की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस m का मान यहां से रख देते हैं, पहले यहां पर तो रखते हैं, तो कितना आ गया m का मान यहां पर रखने, 6 पाई आर वी टी बराबर हो जाएगा,
हमने कहा m का मान यहां से रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो क्या लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये m का मान तो यहां रख दिया, साथ में क्या है g, तो साथ में क्या रख लिया हमने g। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये r यहां पर 1 है, यहां पर 3 में से एक घात कट जाएगी, कितनी बच जाएगी 2, तो केवल आर स्क्वायर को यहां पर रहने देते हैं, आर स्क्वायर मैंने यहां रख दिया। अब देखिए क्या करना है, यहां पर 6 पाई ईटा वी टी, तो लिख दिया हमने 6 पाई ईटा वी टी बटे, यहां पर इसको लाएंगे 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, तो क्या लिख लिया 3, और नीचे क्या आ जाएगा 4, और साथ में क्या आ गया पाई भी आ गया नीचे, आर स्क्वायर तो हमने यहीं छोड़ दिया, साथ में क्या गया रो इंटू जी, तो यहां पर मल्टीप्लाई रो इंटू जी, इतना आ गया। तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। पाई से पाई कट गया और इसे काटें तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 तियां 6, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 3 तियां 9 बटे नीचे क्या आ गया 2, साथ में ऊपर क्या आ गया ईटा, साथ में क्या आ गया वी टी बटे नीचे क्या आ गया रो इंटू जी, रो इंटू जी। ये आर स्क्वायर का मान ये है, तो आर का मान क्या होगा, इसके अंडर रूट में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आर का मान है वो अंडर रूट 9/2 ईटा वी टी बटे रो इंटू जी। अब देखिए क्या ये सब चीजें हमें ज्ञात हैं, ये भी समझ लीजिए। वीटी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमने यहां पर आपको बताया था, ये वीटी क्या होती थी टर्मिनल वेलोसिटी, और इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। जब ये कण यहां से नियत वेग से नीचे आएगा तो हम इस टेलीस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है d, और यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा आप जानते हैं, जो vt बराबर होगी चली गई दूरी बटे समय अंतराल t। तो चली गई दूरी यहां से लेके यहां तक की होगी d, और समय अंतराल t तो हम नोट कर लेंगे। तो यानी कि क्या ज्ञात कर लेंगे, vt का मान तो हमें पता चल गया। तो हमें क्या पता चल गया, देखिए vt हमें ज्ञात है, ईटा शान्यता, शान्यता किसकी, ये जो गैस भरी हुई है इसकी शान्यता वो हमें पता होगी कि जौन सी गैस होगी उसका हमें शान्यता हमको पता होगी। रो घनत्व किसका, इस तेल की बूंद का घनत्व ये हमें पता होगा, तो तेल की बूंद का भी हमें घनत्व पता चल गया, और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान भी पता चल गया। तो ये सब पद हमें पता है, तो आर का मान हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। और आर का मान आपको कहां रखना है, यहां पर रखना है। जब आर का मान रखेंगे तो आप एम ज्ञात कर लेंगे, तो लिख लेते हैं आर का मान रखने पर एम का मान ज्ञात होगा। तो अब m का मान ज्ञात होगी तो m का मान कहां रखना है, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा। जब m का मान यहां रखेंगे तो लिखेंगे m का मान रखने पर q ज्ञात होगा, q ज्ञात होगा। और इसी q की तो मेन बात हो रही थी हमारी कि q का मान कितना होगा, q यानी कि आवेश। और हम देखते हैं ये क्या है, q बूंदों पर आवेश है, तो अलग अलग बूंदों पर अलग अलग आवेश प्राप्त हुए। अब आप कह रहे होंगे सर जब अलग अलग बूंदों पर अलग अलग आवेश प्राप्त हुए तो हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे पता चला। अलग अलग बूंदों पर अलग अलग आवेश इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि किसी तेल की बूंदे से 4 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन चिपक गया, किसी से 10 इलेक्ट्रॉन चिपक गए। तो सब बूंदों पर अलग अलग आवेश है। लेकिन जब उन सबको कैलकुलेट किया गया, अलग अलग मान निकाला गया, तो हम देखते हैं जो कुल मान जो निकल के आया वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज था। जितना भी आवेश निकल के आया किसी भी बूंद पर वो इस मान का पूर्ण गुणज था। तब यहां से मिल्टन ये निष्कर्ष निकाला कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। यहां से क्या निकाल लिया उसने, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करा। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश ज्ञात कर लिया, और आप जानते हैं E/m का मान हमारे को जे थॉमसन ने पहले ही दे रखा था, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कैलकुलेट कर लिया गया, जिसका कि मान m = 9.1 10⁻31 kg आता था। ये कैसे निकाला हमने, क्योंकि आपको पता हो E/m का मान 1.7 गुणा 10 की घात 11 कूलम पर केजी के बराबर होता है। तो E/m में E का मान आपको पता चल गया, यहां से रख लीजिए। तो m का मान क्या हो जाएगा, ये यहां से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे।
तो इस प्रकार से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। थोड़ा लेंथी लग सकता है आपको, हालांकि हम कहते हैं कि एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि आपको पास ये कोई डेरिवेशन आए, लेकिन आखिर आया कैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम आपको ये बताना चाह रहे थे। यदि आपको कठिन लगे तो केवल इसके हम कह सकते हैं कि आप इसके रिजल्ट को ध्यान रख लीजिएगा, और यदि आप पूरा समझना चाहें तो ये हमने आपको तरीका बता दिया। इसमें जो कुछ टॉपिक्स जो आए हैं, कुछ बातें आई हैं, जैसे सीमांत वेग हो गया, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी कि वैद्युत बल F = QE, ये हमारे सीमांत वेग आप 11th में पढ़ेंगे, जो हमारा द्रवों वाला चैप्टर है उसके भीतर, और ये हमारा क्या है 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और वरना जब आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है काफी आसान है। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।